ये कहिए कि लालू प्रसाद यादव के सबसे पुराने और सबसे विश्वस्त और सबसे बड़ा सवर्ण चेहरा लालू प्रसाद यादव के पास अगर कोई बचा हुआ था या बचा हुआ है तो वो है जगदानंद सिंह का चेहरा। जगदानंद सिंह राजपूत जाति से आते हैं, अपने समाज में बड़ी कदर है इनकी और लालू यादव के पुराने सहयोगी के रूप में जाने जाते हैं। अब अगर जो लालू यादव का इतना बड़ा पुराना सहयोगी, इतना कद्दावर नेता जिसका लालू यादव के शासनकाल में जिसका मंत्रालय कभी चेंज नहीं हुआ, उसका अगर लालू यादव से मोह भंग हो गया तो विपक्ष के लिए एक बड़ा अवसर होगा कि नीतीश कुमार गठबंधन में, महागठबंधन में अभी इस एज पे नहीं है, इस मुकाम पे नहीं है कि आरजेडी को वो डिक्टेट कर सके कि तुम फला का इस्तीफा कराओ, क्योंकि उसके कारण मैं असहज हो रहा हूं। और अगर थोड़ी बहुत उनकी ये स्थिति बनी हुई है तो उस स्थिति का एक परिणाम था कि सुधाकर सिंह का इस्तीफा हो चुका था। जगदानंद सिंह की बलि लेना ये कहीं ना कहीं आरजेडी के अंदरूनी राजनीतिक कलह का भी परिणाम है। नमस्कार, आप देख रहे हैं डी न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। ये खबर अब आम हो चुकी है। सवाल यह है कि इस इस्तीफे का क्या असर महागठबंधन पर होगा, आरजेडी पर होगा, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ बिहार के जाने माने पत्रकार धीरेन्द्र सर हैं। सर, जाहिर तौर पर यह अपने आप में बहुत बड़ी खबर है कि जगदानंद सिंह ने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। लालू यादव को पत्र भेज दिया है। स्वीकार होना है, नहीं होना है, अभी इसको लेकर तस्वीर साफ नहीं है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, आरजेडी को इसका क्या नुकसान होगा? देखिए, आरजेडी जिस तरीके से हाल के अपने पार्टी के अंदरूनी घटनाक्रम पर और अंदरूनी चीजों पर जो रुख रख रही है, उससे ये एक स्पष्ट संकेत जाता है कि आरजेडी का नजरिया बहुत साफ है। वो महागठबंधन को लेकर अपने आंतरिक मसलों पर कॉम्प्रोमाइज करने की स्थिति में नहीं है। वो आगे बढ़ना चाहती है। 2 दिन दिल्ली में आरजेडी का कार्यक्रम चला जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव था। प्रदेश अध्यक्ष उसमें नहीं गए। आज लालू प्रसाद यादव सिंगापुर जाने वाले हैं। ऐसा माना जा रहा है कि जगदानंद सिंह को बहुत ज्यादा मनाने की कोशिश नहीं होगी। वजह इसके पीछे 2 है। आरजेडी एक मैसेज देना चाहती है कि हम गठबंधन और सरकार को लेकर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। मतलब लालू यादव ने कल स्पष्ट कहा कि नीतीश कुमार के साथ हमारी दोस्ती और हमारा गठबंधन चलेगा। जगदानंद सिंह का विरोध इस गठबंधन को लेकर से शुरू हुआ था। जगदानंद सिंह इस गठबंधन के पक्ष में नहीं थे। परिणामतः उनके बेटे को इस्तीफा करना पड़ा। लालू यादव ने कल मंच से कह दिया कि यह गठबंधन चलेगा। इस मीन्स कि जगदानंद सिंह को स्पष्ट मैसेज दिया जा चुका है। अब जगदानंद सिंह खुद मान जाते हैं तो जगदानंद सिंह का जो व्यक्तित्व रहा है उस व्यक्तित्व को वो खुद डाउन कर देते हैं। और नहीं मानते हैं तो आरजेडी जगदानंद सिंह के माध्यम से अपने पार्टी के तमाम बड़े नेताओं को, जिसमें शिवानंद तिवारी हो सकते हैं, जिसमें श्याम रजक हो सकते हैं, हालांकि आरजेडी में बड़े नेताओं का बड़ा अभाव है, एक ही बड़े नेता हैं, बाकी सब छोटे ही नेता हैं। इन लोगों को भी एक मैसेज दिया गया कि आप अपनी मर्जी से सोचने और समझने की जो कवायद रखते हैं उसको बंद कर दें। पार्टी का जो रुख है वो रुख उसी रुख पर रहें, अन्यथा आप अपना रास्ता देख सकते हैं। लेकिन जगदानंद सिंह के मामले में कुछ एक मैसेज जो पब्लिक के डोमेन में जाने वाला है वो बहुत अच्छा नहीं होगा आरजेडी के लिहाज से। मैसेज क्या है? आरजेडी या ये कहिए कि लालू प्रसाद यादव के सबसे पुराने और सबसे विश्वस्त और सबसे बड़ा सवर्ण चेहरा लालू प्रसाद यादव के पास अगर कोई बचा हुआ था या बचा हुआ है तो वो है जगदानंद सिंह का चेहरा। जगदानंद सिंह राजपूत जाति से आते हैं, अपने समाज में बड़ी कदर है इनकी और लालू यादव के पुराने सहयोगी के रूप में जाने जाते हैं। अब अगर जो लालू यादव का इतना बड़ा पुराना सहयोगी, इतना कद्दावर नेता जिसका लालू यादव के शासनकाल में जिसका मंत्रालय कभी चेंज नहीं हुआ, उसका अगर लालू यादव से मोह भंग हो गया तो विपक्ष के लिए एक बड़ा अवसर होगा कि ये सत्ता के लिए कहां तक समझौता करते हैं। इसका प्रमाण देख लीजिए कि अपने सबसे पुराने मित्र को भी ये त्यागने में 2 मिनट का संकोच नहीं किए। तो मैसेज तो ये जाएगा। नहीं, सवाल यह भी है सर कि अगर जगदानंद सिंह पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे देते हैं, उनकी जगह कौन प्रदेश अध्यक्ष हो सकता है? लालू यादव किस पर भरोसा करें? और
क्या जगदानंद सिंह की नाराजगी इस वजह से रही है, सुधाकर सिंह के इस्तीफे से ज्यादा इस वजह से नाराजगी उनकी रही कि नीतीश कुमार के कहने पर उनसे इस्तीफा लिया गया, नीतीश कुमार के दबाव में उनसे इस्तीफा? देखिए, इस पर जगदानंद सिंह ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। वो जब तक मीडिया के सामने आके या किसी भी प्रकार से खुल के बोलते नहीं है कि किन परिस्थिति में वो इस्तीफा दिए हैं, तब तक इस पर कयास लग रहा है। मुझे लगता है कि नीतीश कुमार गठबंधन में, महागठबंधन में अभी इस एज पे नहीं है, इस मुकाम पे नहीं है कि आरजेडी को वो डिक्टेट कर सके कि तुम फला का इस्तीफा कराओ, क्योंकि उसके कारण मैं असहज हो रहा हूं। और अगर थोड़ी बहुत उनकी ये स्थिति बनी हुई है तो उस स्थिति का एक परिणाम था कि सुधाकर सिंह का इस्तीफा हो चुका था। जगदानंद सिंह की बलि लेना ये कहीं ना कहीं आरजेडी के अंदरूनी राजनीतिक कलह का भी परिणाम है। ये सिर्फ नीतीश कुमार के असहज होने का परिणाम नहीं है। आरजेडी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। आरजेडी के संगठन में एक परिवर्तन की बयार महसूस की जा रही है, उसका ये परिणाम है। हालांकि अगर जो आरजेडी का शीर्ष नेतृत्व ये परिवर्तन की बयार को पहले से महसूस कर रहा था, तो अभी कितना दिन हुआ है जब जगदानंद सिंह को दोबारा प्रदेश अध्यक्ष के रूप में स्वीकार किया गया था। उस समय ही अगर इनको नहीं स्वीकार किया गया होता और दूसरे किसी व्यक्ति को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाता तो शायद इतना छीछा लेदर नहीं होता। लेकिन जो होनी हो सो हो। अगर जो सांगठनिक स्तर पर दुर्गति होनी है, विपक्ष को कुछ मुद्दा देना है, तो ये हो रहा है। लेकिन एक चीज महत्वपूर्ण है जो मैं पहले भी कहा कि आरजेडी से जगदानंद सिंह का रुखसत होना कहीं ना कहीं एक बड़ा मैसेज दिएगा आम जनता के बीच में, एक बड़ा मैसेज होगा राजपूत समाज के बीच में, एक बड़ा हथियार होगा बिहार के विपक्ष के नेताओं के हाथ में। एक सवाल, थोड़ा ये भी मामला दिलचस्प नजर आता है। जगदानंद सिंह दिल्ली नहीं जाते हैं, पार्टी की महत्वपूर्ण बैठक होती है और उसके बाद वो उनके इस्तीफे की खबर आ रही है, लेकिन जिनकी वजह से ये इस पूरे मामले ने तूल पकड़ा है, सुधाकर सिंह, वो आरजेडी की बैठक में शामिल होते हैं, पार्टी की बैठक में हिस्सा लेते हैं। क्या माना जाए, जगदानंद सिंह अकेले नाराज हैं, सुधाकर सिंह मान गए हैं? नहीं, इसमें मानने और अकेले नाराज होने वाली बात नहीं है। जगदानंद सिंह एक पद पे हैं। जगदानंद सिंह का दिल्ली नहीं जाना, ये जगदानंद सिंह का दिल्ली नहीं जाना नहीं है, ये दिल्ली बिहार प्रदेश अध्यक्ष का दिल्ली नहीं जाना है। जगदानंद सिंह की ये अपेक्षा रही होगी कि वो प्रदेश अध्यक्ष को एक बार कॉल दें और मनाएं, वो कोशिश करें, केंद्रीय नेतृत्व कोशिश करे कि आप आइए दिल्ली, आपकी बात को सुनी जाएगी। ये एक तरीके से इन्होंने अलार्म दिया था, एक नॉक था अपने हाईएस्ट लीडरशिप को कि हमारी कुछ रिजर्वेशंस है, हमारी कुछ नाराजगी है, उसको नोटिस लिया जाए। इसलिए वो नहीं गए। सुधाकर सिंह किसी पद पे नहीं है, सुधाकर सिंह सिर्फ एक विधायक है। 80 विधायकों में एक विधायक सुधाकर सिंह भी है। मंत्री पद से उनका इस्तीफा लिया जा चुका है, तो सुधाकर सिंह अपने विधायकी की हैसियत से वहां पर गए थे। वो एक मेंबर है, मेंबर की हैसियत से गए थे। जगदानंद सिंह का नहीं जाने का मतलब है कि बिहार प्रदेश इकाई का नाराज हो। सर, मोकामा उपचुनाव की बात करेंगे। मोकामा में उपचुनाव है, आज आरजेडी भी अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान करेगी और बीजेपी ने तो अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर ही दिया है। मुद्दा क्या देख रहे हैं मोकामा में, और मुद्दों के हिसाब से कौन किस पर कितना भारी है? जनरली बाई इलेक्शंस में मुद्दे होते नहीं है। बाई इलेक्शन सिंपैथी पे लड़ा जाता है, संवेदनाओं पे लड़ा जाता है, इमोशंस पे लड़ा जाता है। लेकिन मैं मोकामा में कुछ लोगों से हमारी बातचीत हो रही थी। जो मोकामा का पूर्वी क्षेत्र है, जो लखीसराय से लगा हुआ क्षेत्र है, वो बड़हिया के नजदीक पड़ता है। वहां पर एक मुद्दा में बहुत मैंने लगभग वहां पर जो 8-10 गांव हैं जिनमें हमारी बातचीत हुई, जहां के लोगों से मैं फोन पे ही बात कर रहा था, सबों का ये कहना है कि बढ़िया रेलवे स्टेशन पे ट्रेन का ठहराव बढ़ाया जाए। जितना ट्रेन का स्टॉपेज कोविड के पहले जितनी गाड़ियां वहां रुकती थी, उन गाड़ियों का ठहराव वहां फिर से बहाल किया जाए। ये उनके लिए एक बड़ा मुद्दा होगा और मुझे ऐसा लगता है कि इस मुद्दा को एड्रेस करने की स्थिति में न राजद उम्मीदवार हैं और न भाजपा के उम्मीदवार हैं। ये एक मुद्दा मोकामा के एक क्षेत्र में। टाल क्षेत्र में हम लोगों को याद है कि ये दलहन की खेती एक बड़ा मुद्दा था और दलहन की खेती से ज्यादा दलहन का विपणन, वहां उसका बाजार कैसे अरेंज किया जाए, ये एक बड़ा इशू था। अब इस इशू को वहां के लोग इलेक्शन में उठाते हैं या नहीं उठाते हैं, ये कहना अभी जल्दबाजी होगी, चूंकि लोगों का वहां का रुझान आया नहीं है।
लेकिन ये भी एक मुद्दा बन सकता है। इसके बावजूद मैं कह रहा हूं कि बाई इलेक्शंस में मुद्दे गौण रहते हैं, इम्पैथी और सिंपैथी पे वोटिंग ज्यादा होता है। लेकिन ईस्टर्न क्षेत्र में मैंने देखा कि वहां बढ़िया वाला मुद्दा था। संभव है कि टाल क्षेत्र में वो दलहन की खेती वाला, चूंकि टाल क्षेत्र में बहुत कुछ काम हुआ है, इसलिए दलहन वाला मसला अब मुद्दा के रूप में कन्वर्ट होता है नहीं होता ये देखना दिलचस्प होगा। इसके अलावा विकास एक ऐसा विषय है, विकास एक ऐसा शब्द है कि जिसको कुछ नहीं समझ में आता है वो भी कहता है कि विकास हो। विकास कैसा हो, लूल्हा हो, लंगड़ा हो, लंबा हो, छोटा हो, नाटा हो, गोरा हो, काला हो, ये किसी को नहीं पता है, लेकिन विकास हो तो विकास तो एक मुद्दा होगा ही। नेता से लेकर जनता तक कहते हैं विकास हो। अदरवाइज इसके अलावा मुझे नहीं लगता है कि कोई वहां बहुत प्रभावी मुद्दा होने वाला है, सिवाय इसके कि फला का अपमान हुआ, फला का सम्मान हुआ, तो फला पार्टी ने फला जाति का विरोध किया, फला पार्टी ने फला जाति का समर्थन किया। ये सब तात्कालिक मुद्दे हो सकते हैं जिनके आधार पर वोट को कैश किया जाए। जमीनी मुद्दा वहां पर बढ़िया से सटा हुआ क्षेत्र में मैं देख रहा हूं। इधर पूर्वी क्षेत्र में अभी कुछ मुद्दा है, इस तरीके से निकल के मेरे समक्ष आया नहीं है, ये मेरे संज्ञान में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने ललन सिंह की पत्नी सोनम देवी को उम्मीदवार बनाया है। दूसरी तरफ आरजेडी के टिकट पर नीलम देवी उम्मीदवार होंगी, ये तकरीबन तय है। दो महिलाओं की लड़ाई है और दोनों के पतियों की जो छवि है दबंग राजनेता की है, या इससे थोड़ा भारी भरकम शब्द इस्तेमाल करें तो बाहुबली की छवि है। तो बाहुबलियों का अखाड़ा बना है क्या मोकामा? माने इसमें कोई इफ एंड बट का प्रश्न नहीं है, लेकिन सबसे रोचक बात यह है कि इस बार दोनों प्रमुख दावेदार जो हैं वो दोनों महिला हैं। ये शायद लोकतंत्र का एक मैं कहूं कि बड़ी एक शानदार, एक हर्षित करने वाली तस्वीर है। अब बाहुबली उनके पति की छवि है, इसमें कोई संदेह नहीं, पहले से वहां का एक ट्रेंड चल पड़ा है। महत्वपूर्ण इसमें यह है कि जो भाजपा के उम्मीदवार हैं वो सिंबल ग्रहण करने के पहले तक जदयू के नेता हुआ करते थे जी। उनके पति जदयू के नेता हुआ करते थे। ये तो कुशल गृहिणी है सोनम देवी। अब एक सवाल वहां पर, या एक मुद्दा आरजेडी के लोग जरूर बनाएंगे, या जो वहां के भाजपा के कार्यकर्ता हैं उनके जेहन में भी एक मुद्दा जरूर आता होगा कि क्या मोकामा में बीजेपी के पास कोई अपना जमीनी कार्यकर्ता नेता नहीं था जिसको वो मोकामा से उम्मीदवार बना सकते थे। एक आयातीत नेता को जो कल तक दूसरी पार्टी में लंबी पारी खेला, ऐसा भी नहीं है वो 30 साल 25 साल जदयू में रहे हैं, लंबी पारी खेल के आ रहा हो, उसको टिकट दिया जा रहा है। ये गैर भाजपाई दल वहां मुद्दा बनाएंगे और वहां के स्थानीय भाजपाई कार्यकर्ताओं के लिए हतोत्साहित होने का एक बड़ी वजह बनेगी। नीतीश कुमार ललन सिंह जाएंगे नीलम देवी के प्रचार के लिए? देखना दिलचस्प होगा, ये सवाल समय के गर्भ में है, क्या निकल कर आता है। लेकिन नियम तो कहता है कि इनको जाना चाहिए, क्योंकि इनका जाना महागठबंधन की सेहत पर असर डालेगा और इनका नहीं जाना भी महागठबंधन की सेहत पर असर डालेगा। क्योंकि नीतीश कुमार और ललन सिंह ये दो व्यक्ति वहां पर राजद कैंडिडेट के समर्थन में चुनाव प्रचार करने नहीं जाते हैं, तो दूसरा किसी भी जदयू के नेता के जाने का कोई मतलब नहीं बनता। एक आखिरी सवाल है सर, सवाल चिराग पासवान को लेकर है। तमाम माथापच्ची के बावजूद बैठकें हुई संसदीय बोर्ड की, और उसके बाद चिराग पासवान ने भी अपनी पार्टी के बड़े नेताओं की बैठक बुलाई उपचुनाव को लेकर। चुनाव लड़ने का ऐलान नहीं किया, नहीं लड़ने का भी ऐलान नहीं किया, लेकिन अंदर खाने से जो खबर है चिराग पासवान ये उपचुनाव नहीं लड़ने जा रहे हैं। क्या वजह देखते हैं? आत्मबल की कमी, सांगठनिक कमजोरी। दरअसल चिराग पासवान एक बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। पता नहीं मेरी बात उनको पसंद आएगी या नहीं आएगी, लेकिन इनको राहुल गांधी से सीखना चाहिए। राहुल गांधी जिस तरीके से पदयात्रा करके, राहुल गांधी को छोड़ दीजिएगा, हो सकता है कि राहुल गांधी के शब्द पर बिदक जाए, ये उनसे पीके से सीखना चाहिए। पदयात्रा करके ये लोगों के बीच पहुंच रहे हैं और लोगों को समझ रहे हैं और लोगों को समझा रहे हैं मतलब कि खुद से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जब तक आप इस तरीके से जनता के बीच में घुसिएगा नहीं, क्षेत्र में जाइएगा नहीं, कीचड़ में शरीर को गंदा कीजिएगा नहीं, लोगों को समझिएगा नहीं, तब तक ये समस्या बनी रहेगी कि उपचुनाव लड़ने का मन करेगा लेकिन योग्य उम्मीदवार नहीं मिलेगा। क्योंकि जो उम्मीदवार आपको नजर आएगा शायद उसके बारे में ये हो जाए कि तो फला पार्टी का है, तो ये दूसरे आदमी का नेता है, ये उसका। आपके पास जमीनी कार्यकर्ता का अभाव था, है और रहेगा, क्योंकि आप खुद जमीन पर
नहीं है। आपको जमीन पर उतरना होगा। आपने भी बिहार यात्रा शुरू की थी, मुझे है ध्यान में, फर्स्ट बिहार के नाम पर आशीर्वाद यात्रा। वो यात्रा आपकी गाड़ी में चलती थी, आप गाड़ी में थोड़ा सा पैदल चले, थोड़ा गाड़ी में चले। नहीं, प्रशांत किशोर से सीखिए। प्रशांत किशोर पर डे अपना टारगेट रखे हैं 10 किलोमीटर है। भाई 10 किलोमीटर तो हम लोग मॉर्निंग वॉक करते हैं, लेकिन वो पर डे 10 किलोमीटर ही घूमेंगे। इसका मतलब है कि वो लगभग उनकी कोशिश है कि बिहार का हर पंचायत नहीं, बिहार के हर गांव में, छोटे बड़े गांव में वो पहुंच जाएं। और समझ जाइए कि अगर हर गांव में वो जाते हैं और एक गांव से अगर वो 10 लोगों का भी नाम नंबर लेने में कामयाब होते हैं और 10 लोगों के कांधा पर हाथ रख देते हैं, तो कितना बड़ा डाटाबेस और कितनी बड़ी कार्यकर्ताओं की फौज उनकी खड़ी हो जाएगी, जिसको इस बात का अभिमान होगा कि प्रशांत किशोर ने मेरे से बात किया था, मेरे दरवाजे पर आए थे, मेरे कांधे पर हाथ रखा था, मैंने चाय पिलाया है प्रशांत किशोर को, प्रशांत किशोर के मोबाइल में मेरा नंबर है, मेरे मोबाइल में प्रशांत किशोर का नंबर है। ये सीखने वाली चीज है। देखिए, समय के साथ ही शिक्षक बाजार में घूम रहा है। अगर आप नहीं सीख रहे हैं तो आप बड़े पार्टी के बड़े नेता हैं, हम आपको सिखा थोड़ा नहीं सकते हैं। मैं सलाह दे रहा हूं जो कि मुझे लगता है कि आपके अंदर पोटेंशियल है। और बिहार में जिस तरीके से गुटिये राजनीति हो रही है, गुटिये मतलब कि राजद भी एक गुटी है, जदयू भी एक गुट है, आपका भी एक गुट है, उस गुटिये राजनीति से बिहार का युवा नेतृत्व के तौर पर आप मुक्ति दे सकते हैं। तेजस्वी मुक्ति नहीं दे सकते हैं, चूंकि तेजस्वी पर पिता का छाया है, तेजस्वी पिता के साया में चल रहे हैं। आप पिता के साया से मुक्त हो गए हैं, आप में वो क्षमता मिला है, आपको वो अवसर मिला है। बाकी पार्टी आपकी राजनीति। एक तस्वीर पर हम चर्चा करना चाहते हैं। सवाल चिराग पासवान से जुड़ा हुआ ही है। चिराग पासवान के पिता और लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक रामविलास पासवान की दूसरी पुण्यतिथि थी। चिराग पासवान ने शहर बन्नी में उनकी आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया और पटना में पशुपति कुमार पारस, जो रालोसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, उनके दफ्तर में, रालोसपा के दफ्तर में उनकी पुण्यतिथि का आयोजन किया गया। बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। क्या इसका ये मतलब निकाला जाए, भारतीय जनता पार्टी अब खुलकर पशुपति पारस के साथ खड़ी है और चिराग पासवान और बीजेपी के बीच जो डील होनी थी वो तकरीबन खत्म हो गई है, मामला अटक गया है? नहीं, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि आज या कल मैं कहीं पढ़ रहा था जिसका लब्बुल हुआ ये था कि ये डील लगभग लॉक हो चुका है। पारस जी का जो गुट है उसका बीजेपी में शायद, मैं शायद लगा के बोल रहा हूँ क्योंकि मैं कहीं पढ़ा हूँ और वो भी बहुत कंफर्म नहीं हूँ कि मैं जो पढ़ा हूँ वही सच है, शायद बीजेपी में विलय हो रहा है और चिराग के पास ही लोजपा का नाम रह जाएगा और चिराग ही लोजपा के प्रतिनिधि होंगे। मैं अभी भी कह रहा हूं, ये चीज, इस बात को किनारे रख दीजिए कि क्या हुआ, क्या खबर है, क्या नहीं खबर है। मैं अभी भी अपने उस कमेंट पर और अपने उस कैलकुलेशन पे 110% कायम हूं कि चचा भतीजा को एक होना है और इस एकीकरण के सूत्रधार भाजपा के बड़े नेता होंगे और भाजपा के बड़े नेता के कहने पर ये दोनों एक होंगे और बीजेपी के साथ मिलकर आने वाले 2024 और 25 का चुनाव लड़ेंगे। अब रहा प्रश्न की जो पुण्यतिथि के दिन क्या तस्वीर निकल कर आई, जाहिर सी बात है कि अभी पारस गुट जो है वो बीजेपी के साथ स्पष्ट रूप से है, चिराग गुट अभी बीजेपी के साथ छद्म रूप से है, तो छद्म के साथ तस्वीर नहीं आ सकती है, तस्वीर तो स्पष्ट के ही साथ आएगी ना। और स्थानीय नेता गए हैं, जिन लोगों को भाजपा का बड़ा नेता मान रहे हैं, इन तमाम लोगों की हैसियत दिल्ली एयरपोर्ट और दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जाके कार्यकर्ता की हो जाती है, तो इनमें कोई बड़ा नेता नहीं है। ये लोग मीडिया मैनेजमेंट के तहत बयान दे के थोड़ा बड़ा बने रहते हैं। दिल्ली में जो पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है, जो जिसमें 5-6 बड़े नाम है, उनके सामने इनकी स्थिति खड़ा होने के लिए है जब वो इशारा करे तब, बैठने की स्थिति तभी है जब वो इशारा करे तब। इनमें कोई बड़ा नेता नहीं और न ही इनमें कोई मास अपीलिंग नेता है। मैं बड़े दावा के साथ कह रहा हूं, इनमें कोई मास अपीलिंग नेता नहीं है। ये लोग नारा धारा के साथ चुनाव जीतते गए, मंत्री बनते गए और मंत्री बन जाता है तो व्यक्ति बड़ा हो जाता है, लेकिन डिसीजन मेकिंग में इनकी कहीं कोई भूमिका नहीं। राय इनसे मांगी जाए तो भी ये राय दें, इसमें भी ये संकोच रखते हैं कि अगला क्या पसंद कर रहा है उसी हिसाब से राय दें। इनमें कोई भी नेता ऐसा नहीं है जो कि केंद्रीय नेतृत्व के खिलाफ राय देने का हिम्मत रखता हो, ये आंख में आंख डाल के कहने की कोशिश हिम्मत रखता हो कि नहीं आप जो सोच रहे हैं वो गलत है, यहाँ का कैलकुलेशन ये है, यहाँ पर ये होगा। ये सब वैसे ही है, बस फोटो खिंचवाने गए थे, फोटो खिंचवाने का दौर चल रहा है। हकीकत यह है कि इन दोनों का एकीकरण होगा और बीजेपी के जो वास्तव में बड़े नेता हैं उनकी मध्यस्थता में इन लोगों का एकीकरण हो जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी मध्यस्थता करेगी, चाचा और भतीजा एक साथ आ जाएंगे। मोकामा उपचुनाव से लेकर आरजेडी के महाघमासान और चिराग पासवान के चुनाव नहीं लड़ने के
फैसले से जुड़े तमाम सवालों पर बातचीत बिहार के जाने माने पत्रकार धीरेन्द्र सर से और लंबा वक्त दिया सर ने। लंबी बातचीत हुई, इन सवालों के जवाब तलाशने की हम कोशिश कर रहे थे। इस पूरी बातचीत में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।